हिंदी संक्रांति मंच द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से पुनरावृत्ति के दृष्टिकोण से आयोजित की जा रही कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास विषय के संबंधित जो MCQ प्रश्न हैं, जिसके बारे में हम पहले ही इसके 3 भाग तैयार कर चुके हैं और आज आपके लिए हम उपस्थित हैं इसके चौथे और अंतिम भाग को लेकर। तो आप सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह रहेगा, आपको सुझाव रहेगा कि अगर आपने इसके पहले 3 वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें, ताकि इन चारों वीडियोस के माध्यम से आप जितने भी मुख्य और महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न आपके बनते हैं हिस्ट्री में, उन 40 अंकों की आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का चौथा भाग। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो उसको अवश्य ऑन कर लें, ताकि भविष्य में जो अन्य विषयों के संबंधित जो हम आपके लिए विशेष सहायक सामग्री लेकर उपस्थित होंगे उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो पहला प्रश्न था 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये विद्रोह शुरू हुआ 10 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह का आरंभ किस सैनिक छावनी से हुआ? तो ये मेरठ छावनी, मंगल पांडे। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो अंतिम मुगल बादशाह थे। फिरंगी शब्द किस भाषा का है? फिरंगी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। कानपुर में विद्रोहियों का नेता कौन था? कानपुर में विद्रोहियों के जो नेता थे वो थे नाना साहेब। और वाजिद अली शाह नवाब कहाँ के थे? वो अवध के नवाब थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का पहला शहीद किसे माना जाता है? वो है मंगल पांडे। ये गिरास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये शब्द लॉर्ड डलहौजी ने किस रियायत के बारे में कहा था? तो ये कहा गया था अवध के बारे में। और 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तात्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल्स का प्रचलन कब हुआ? तो भारतीय सेना में इसका जो प्रचलन हुआ था वो 1856 में हुआ था, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति हुई थी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध का विलय कब किया? तो ये अवध का विलय भी जो हुआ था 1856 में हुआ था। मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? तो 10 मई को 1857 को वो विद्रोह करते हैं और वो 11 मई 1857 को कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित किया? 1850 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और विद्रोह के समय सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? तो कोल आदिवासियों का नेता था गोनू। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई थी। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? तो उनको बंदी बनाकर रंगून भेजा गया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके कहाँ भेजा गया था? तो उनको अपदस्थ करके कलकत्ता भेजा गया था। बिहार में विद्रोहियों का नेता कौन था? बिहार में विद्रोहियों का नेता था कुंवर सिंह। और दिल्ली में विद्रोही सेना का सेनानायक कौन था? वहाँ पे था बख्त खान। दिल्ली से जो नेतृत्व संभाला था वो बख्त खान ने संभाला था। दिल्ली में विद्रोहियों ने विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया किसको? बहादुर शाह जफर को जो है विरोध करने के लिए मजबूर किया गया। विरजिस कादर किसका पुत्र था? जो विरजिस कादर था वो नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र था। और विद्रोह के समय यानी 1857 में उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को किसने संगठित किया था? तो उसको शाहमल ने संगठित किया था। प्रश्न संख्या 24, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया गया? तो सती प्रथा को समाप्त करने का जो कानून था वो 1829 में बनाया गया था। 1857 के विद्रोह का सबसे व्यापक रूप कहाँ देखने को मिला? तो वो अवध में देखने को मिला। 1856 में अवध में निम्न भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, एक मुश्त बंदोबस्त, ये व्यवस्था अवध में लागू की गई थी। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वहाँ की किया था बेगम हजरत महल ने। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अवध को। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण कब स्थापित किया था? तो विद्रोह के बाद ये नियंत्रण जो स्थापित किया गया था वो 20 सितंबर 1857 को किया गया। ताते टोपे को
फांसी कब हुई? तात्या टोपे को फांसी हुई 18 अप्रैल 1859 को। विद्रोही क्या चाहते थे? तो विद्रोही चाहते थे कि अंग्रेजी राज का अंत हो, हिंदू मुसलमानों में एकता हो, वैकल्पिक सत्ता की तलाश हो। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे। लखनऊ में विद्रोहियों ने अवध के किस चीफ कमिश्नर को मौत के घाट उतार दिया? तो हेनरी लॉरेंस को उन्होंने मार डाला था। और द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग चित्र ब्रिटेन की पंच नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? 1857 को। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 35, इन मेमोरियम चित्र जोसेफ नोएल पेटन ने बनाया था। ये कब बनाया था? 1859 में। विद्रोह को कुचलने में देशी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो कौन सी देशी रियासत थी? पटियाला की, हैदराबाद की और ग्वालियर की। ये सभी अंग्रेजों के साथ मिले थे, न कि क्रांतिकारियों के साथ। 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा प्रशासकीय कदम था जो सर्वाधिक उत्तरदायी सिद्ध हुआ? तो इसमें जो लैप्स की नीति का अंधाधुंध क्रियान्वयन था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके कारण ये प्रशासकीय कारण था। उसके पश्चात 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह। यह शब्द किस अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ के हैं? तो ये शब्द कहे गए हैं लॉर्ड डिजरायली के द्वारा। तो इसके जो कथनकार थे वो कौन थे? लॉर्ड डिजरायली। डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह प्रसिद्ध थे। 1857 के विद्रोह का कौन सा नेता भाग गया और बाद में उसकी गतिविधियों का कभी पता नहीं चला? तो वो नेता जो भागे थे उसका नाम था नाना साहेब। इसके पश्चात खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की। ये पंक्तियां किसकी लिखी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की। युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो जून 1858 में हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था, यानी गोद लिया हुआ पुत्र कौन था? वो था नाना साहेब। 1857 ईस्वी के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति भी राजनीतिक कारण थी, झांसी का विलय भी, नाना साहेब की पेंशन को बंद करना, ये तीनों कारण। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह का प्रमुख आर्थिक कारण क्या था? तो प्रमुख आर्थिक कारण जो था वो था उपरोक्त सभी, यानी आर्थिक शोषण, भूमतियों का विनाश और बेकारी की समस्या, ये सभी इसके आर्थिक कारण रहे थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, झांसी की जो का अंग्रेजी साम्राज्य में जो विलय किया गया था वो विलय कब हुआ था? तो ये झांसी के अंदर जो उसका विलय किया गया था अंग्रेजी शासन के अंदर, वो किया गया था 1854 के अंदर। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अवध का विलय किसने किया था? तो अवध का जो विलय किया गया था वो किया गया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? तो वो जो तिथि थी वो महत्वपूर्ण तिथि थी 31 मई 1857। बहादुर शाह जफर द्वितीय की रंगून में मृत्यु कब हुई थी? तो बहादुर शाह जफर जिन्हें भेज दिया गया था रंगून दिल्ली से, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो अवध में हो गई थी 1862 को। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में किया गया था लक्ष्मीबाई के द्वारा। किस अंग्रेज सेनापति ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में पराजित किया? तो सर ह्यू रोज ने उनको पराजित किया था ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किसने कहा? तो ये कहा गया था वीर सावरकर द्वारा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो 1858 को, यानी कि 1857 के इस विद्रोह के बाद 1858 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी समाप्ति हो गई थी। और उसके पश्चात 1857 के विद्रोह के बाद भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? वो हैं अशोक मेहता भी, वीर सावरकर भी, पाटी सीतारामैया भी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। ये तीनों इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम कहते हैं। द ग्रेट रेबेलियन के लेखक कौन हैं? इसके जो लेखक हैं ग्रेट रेबेलियन के वो थे अशोक मेहता। ये शासक तूफान को रोकने में बांध की तरह सिद्ध हुए। तो ये जो कहा है वो किसने कहा था? ये कैनिंग ने कहा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 58 है, जिसका प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ?
1857 को। बैरकपुर छावनी में असंतुष्ट सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? मंगल पांडे ने बैरकपुर में किया था। और नाना साहब का सेनापति कौन था? नाना साहब का जो सेनापति था वो था तांत्या टोपे। लक्ष्मीबाई किस स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई? ग्वालियर के अंदर। और 1857 के प्रमुख विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे बड़ौत क्षेत्र से संबंधित थे। सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड वेल्जली के द्वारा इसे लागू किया गया था। लॉर्ड वेल्जली भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? ये गवर्नर जनरल बना था 1798 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय शक्तियों को किस नीति द्वारा कमजोर किया? तो उन्होंने लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा इसको कमजोर किया। अवध में सहायक संधि को कब लागू किया गया? 1801 ईस्वी में इसको लागू किया गया। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, किसके बारे में कहा गया था? तो ये वाजिद अली शाह के बारे में कहा गया है। जाने आलम किसको कहा गया था? जाने आलम कहा गया था वाजिद अली शाह को। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के कितने प्रतिशत गांव थे? तो 67% जो गांव थे वो किनके पास थे? वो ताल्लुकदारों के पास थे। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 70 है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? जो टॉमस जॉन्स बार्कर ने इस चित्र को बनाया था। द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1859 में। जोसेफ नोएल पेटन ने इन मेमोरी में चित्र कब बनाया था? तो ये चित्र बनाया गया था 1859 में। और 1857 का विद्रोह मुख्यतः कहाँ भड़का? तो ये भड़का था उत्तर और मध्य भारत में, उत्तर भारत में और मध्य भारत में। फैजाबाद में विद्रोह का नेता कौन था? जो फैजाबाद था वहां पर मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह के नेता थे। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बरेली में बख्त खां यानी खान बहादुर ने इसका नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था? बेगम जीनत महल उनका नाम था। और 1857 में किस गवर्नर जनरल ने विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त की? लॉर्ड कैनिंग ने। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 78 है। 1857 के विद्रोह को कुचलने में किन शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया? ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। तो पटियाला, हैदराबाद और ग्वालियर, इन सभी शासकों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। 1857 में दिल्ली में मुगल सम्राट कौन था? तो दिल्ली का जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। धुंधु पंत किसका नाम था? तो धुंधु पंत जो नाम था वो नाना साहब का वास्तविक नाम था, धुंधु पंत। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 82 है। उत्तराधिकार कानून कब पास किया गया? 1850 में इस कानून को पास किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। अगला पाठ जो है वो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पाठ में से अधिकतम प्रश्न आने की संभावना रहेगी। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और हरिजन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था पुतली बाई। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ पर किया था? तो दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा? तो नमक कानून जो है वो डांडी यात्रा के दौरान तोड़ा गया। कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे? तो उदारवादी नेता इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्र के पिता माने जाते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह भारत के अंदर कब शुरू किया था? कहाँ पे? वो चंपारण सत्याग्रह जो था वो सबसे पहले शुरू किया था। इसके पश्चात गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ बनाया? वो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1895 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? सन 1917 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा नटाल कांग्रेस का गठन क्यों किया गया था? नस्लीय जो भेदभाव था उसका विरोध करने के लिए वहां पर उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था? रॉलेट एक्ट सन जो है 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने।
और दी हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी। और गांधी जी को राष्ट्रपति पिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने उनको ये उपाधि दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 ईस्वी को शुरू हुआ। और जलियांवाला हत्याकांड में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलवाई थी? तो जनरल डायर ने ये गोलियां चलवाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 ईस्वी में कितनी हड़तालें हुई थी? तो 396 हड़तालें हुई थी। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के बाद राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो ये गिरफ्तारी की गई थी मार्च 1922 में। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की? 12 मार्च 1930 को। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वो लाहौर के अंदर हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब समाप्त की? तो ये दांडी यात्रा समाप्त हुई 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च से शुरू हुई थी, 6 अप्रैल को समाप्त। और करो या मरो का नारा किसने दिया? डू और डाई का महात्मा गांधी ने। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन? एक कथन है कि यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, लाहौर में। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ये कथन भी ठीक है। तो जो ए और सी है ये इसका सही उत्तर रहेगा। सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्तों पर अंग्रेजों की सहायता देने को तैयार हुई थी? तो युद्ध समाप्ति के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ये शर्त रखी गई थी। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 35। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का। कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में इसको निर्धारित किया गया। सरहदी या सीमांत गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ? 1930 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? वो 1920 में शुरू हुआ। गांधी जी ने कपड़ा मिल मजदूरों का समर्थन कहाँ पर किया? अहमदाबाद के जो कपड़ा मिल वर्कर थे उनका समर्थन अहमदाबाद में जो गांधी जी ने किया था। और चोरा चोरी की जो घटना थी ये कब हुई थी? ये 1922 में हुई थी। और इसके पश्चात गांधी जी के असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण असंतुष्ट कांग्रेसियों ने कौन सा संगठन बनाया? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उन्होंने स्वराज्य दल बनाया था। और गांधी युग किसे कहा जाता है? कब से कब तक का? 1919 से 1947 तक का युग। तुर्की के खलीफा के अधिकारों को प्राप्त करने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया? खिलाफत आंदोलन चलाया था, जिसकी लीडरशिप की थी सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ? 1928 को। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 को। इसके बाद प्रश्न संख्या 47 है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया कब? फरवरी 1922। बारदोली का किसान सत्याग्रह कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है 1928। लंदन में पहला गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब आयोजित किया गया? नवंबर 1930 में। दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? वो हुई थी 1931 के अंदर। दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, वो कब की थी? मार्च 1941 के अंदर इसकी मांग की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किसने किया था? ये किया था मुस्लिम लीग ने। और कब और किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी? तो असहयोग प्रस्ताव जो था वो 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था उसमें इसकी पुष्टि की गई थी। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के किस भाग में किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया? तो चंपारण में प्रेरित किया। और 1918 में गांधी ने सूती कपड़ा कारखानों के बीच सत्याग्रह चलाने के लिए कहाँ पहुँचे? तो वो कल अहमदाबाद पहुँचे। तो अहमदाबाद में सूती कपड़ा जो कारखाने के मजदूर थे 1918 में, और बिहार के किसानों के लिए चंपारण में 1917 में। ये तिथियां आप याद रखिएगा।
इसके पश्चात अगला प्रश्न है 59। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो वर्धा में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की? ये यात्रा हुई थी साबरमती के आश्रम से शुरू। तीसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई थी? 1932 में। खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? वो शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे वो खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था 1942 में। 1937 के आम चुनावों में कांग्रेस की कितनी प्रांतों में सरकार बनी थी? तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। गांधी जी को अर्धनगर फकीर किसने कहा? ये फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसके बाद प्रश्न संख्या 70 है, आज़ाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। देश का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई? स्वराज्य दल की स्थापना हुई थी 1922 में। और 1937 में कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे? 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति कब हुई? तो ये पुनरावृत्ति हुई 1932 में। कौन सा आंदोलन चोरी चोरा की घटना के बाद समाप्त कर दिया गया? तो जो असहयोग आंदोलन था उसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों के दौरान गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी उस दौरान जो क्या है कलकत्ता के अंदर थे। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है, किस दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? तो ये विरोध किया था मुस्लिम लीग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह कब था? 1916 में इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार कब बनी? सन 1945 को। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ पैक्ट 1916। और दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। और इसके पश्चात दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां जो है सीमांत गांधी, उनको खुदाई खिदमतगार भी जो है संगठन के संस्थापक हैं। ये उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। गफ्फार खां को दूसरे किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से, सीमांत खान के नाम से उनको, बादशाह खान के नाम से उनको जाना जाता है, या सीमांत गांधी के नाम से। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान कब किया गया? ये 16 अगस्त 1946 को किया गया। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में। महात्मा गांधी बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में कब सम्मिलित हुए थे? 1916 में, जब इसकी शुरुआत हुई थी। चंपारण सत्याग्रह किसके हित में था? चंपारण सत्याग्रह जो था वो किसानों के लिए किया गया था। कांग्रेस ने किस कानून को काला कानून कहकर आलोचना की थी? तो रॉलेट एक्ट जो था उसमें इसको काला कानून कहा गया। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 94 है, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। प्रिंस ऑफ वेल्स कब भारत आए थे? 1921 में भारत आए। स्वराज्य दल का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? चित्तरंजन दास, CR दास ने इसकी स्थापना की थी। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में किया गया। 1928 में ये भारत आए थे। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो इसका विरोध किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई इसमें भारतीय सदस्य नहीं था। और लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में निकाले जाने वाले जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय में, जहां पे लाठीचार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। किस पुलिस अधिकारी ने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई? तो सैंडर्स ने उनके ऊपर लाठियां चलाई थी। साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लगाया गया?
तो नारा लगाया गया साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित हुई? सन 1930 में वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? ये नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में प्रकाशित हो चुकी थी। लाल कुर्ती दल, इसका नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका नेतृत्व किया। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 106, गोल मेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लंदन के अंदर आयोजित किया गया था। कुल कितने हुए थे? कुल 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे। महात्मा गांधी ने कौन से गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड का निर्णय किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय लिया गया? तो ये लिया गया रैमजे मैकडोनाल्ड के जो समय में लिया गया। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई? ये 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा हुई थी। और पूना पैक्ट क्या था? पूना समझौता कब हुआ? 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, जो गांधी को नंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर कहते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। तो ये पाठ थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके प्रश्नों की संख्या भी क्रमशः अधिक है। इसके पश्चात हम बढ़ रहे हैं अंतिम पाठ की ओर, संविधान का निर्माण और एक नए युग की शुरुआत। तो भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। नवजात या स्वतंत्र भारत के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो इसमें शरणार्थियों की पुनर्वास की समस्या भी थी और देशी रियासतों का एकीकरण। तो ए और बी इसके दोनों उत्तर रहेंगे। भारत विभाजन के समय लगभग कितने शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे? लगभग 1 करोड़ शरणार्थी आए थे। भारत विभाजन के समय लगभग कितने मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए? तो 50 लाख जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान गए थे। भारत सरकार ने शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए किस विभाग की स्थापना की? पुनर्वास जो है विभाग की स्थापना की गई। भारत सरकार ने शरणार्थियों के लिए सबसे बड़ा कैंप किस स्थान पर लगाया था? तो ये कैंप लगाया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। जो ये कैंप लगा था शरणार्थियों के लिए, जो सबसे बड़ा कैंप भारत सरकार ने बनाया था, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो कैंप लगाया गया था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, भारत सरकार यानी आज़ादी के बाद ने स्त्रियों की विशेष देखभाल के लिए किस स्थान पर बचाव रेस्क्यू होम की स्थापना की थी? तो वो जालंधर के अंदर ये स्थापना की गई थी लेडीज़ के लिए। स्त्रियों और बच्चों को अगवा करके उनसे जबरन विवाह एवं धर्म परिवर्तन करवाया गया था। इनके पुनर्वास के लिए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य समझौता कब हुआ? 3 सितंबर 1947 को। इसके पश्चात भारत सरकार ने मुआवजा और रिहेबिलिटेशन एक्ट कब पास किया? तो ये जो एक्ट पास हुआ था 1954 में पास हुआ। 1947 में भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो जो रियासतें थी वो 562 थी। रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से कौन सी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था? जूनागढ़ को भी, हैदराबाद को भी या कश्मीर, तीनों को उन्होंने शामिल किया था। तो उपरोक्त सभी। जूनागढ़ में सैनिक कार्यवाही की कमान किसे सौंपी गई थी? ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह को ये कार्यवाही करने के लिए कहा गया था। और वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया जूनागढ़ के अंदर 20 फरवरी 1948 को कि लोग किस में शामिल होना चाहते हैं। 1947 में हैदराबाद रियासत का जो शासक था वो कौन था? मीर उस्मान अली वहाँ के शासक थे, जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। हैदराबाद रियासत में मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों के संगठन को क्या कहा जाता था? रजाकार। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 18 है, हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही की कमान किसे सौंपी गई? मेजर जनरल JN चौधरी को ये हैदराबाद की कमांड दी गई थी। और 1947 में कश्मीर रियासत का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक थे हरि सिंह। और 1947 में कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? मेहरचंद महाजन। और कश्मीर के शासक हरि सिंह ने जब कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करना मान लिया था, किस तिथि को उन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो 26 अक्टूबर 1947 को मध्यरात्रि को उन्होंने सिग्नेचर किए थे। किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया? तो कैबिनेट योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ। और गठन कब हुआ? ये 1946 में हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। और संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। पहले अस्थायी अध्यक्ष
अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे जो बाद में बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल कितनी बैठकें हुई? 165 बैठकें हुई। और रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 93 रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। और संविधान सभा में किस पार्टी का बहुमत था? तो वहां पे कांग्रेस पार्टी का बहुमत था। प्रांतीय चुनावों के आधार पर संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव होना था? 296 सदस्यों का प्रांतीय चुनावों के आधार पर चुना जाना था। संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? ये प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित हुआ 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के थे। और जो कह सकते हैं जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास थी। भारतीय संविधान कब पारित या कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस बात का ध्यान रखिए। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, भारत के संविधान पर जो अंतिम हस्ताक्षर कब हुए? वो हुए थे 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान किसे सौंपा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो इनमें से कौन से प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? BN राव और SN मुखर्जी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण अधिकारी थे। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और कुल कितनी सूचियां हैं? तो कुल 3 सूचियां हैं। और इसके पश्चात किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा है। और कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे? 82%। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 जो है वो मौलिक अधिकार जो है भारतीयों को प्रदान करता है भारत का संविधान। और संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे स्वतंत्रता के समय? 1947 में 299। वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। और ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज्य संघ, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण में कितने सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये 6 सदस्य थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में नागरिकों के वयस्क मताधिकार की आयु कितनी निश्चित की गई है? तो 18 वर्ष का जो भारतीय नागरिक है वो वोट का अधिकार रखता है। सोमनाथ किस विचारधारा के समर्थक थे? वो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे, कम्युनिस्टी विचारधारा के। निम्न में से कौन सा पृथक निर्वाचिका का समर्थक था? तो पृथक निर्वाचिका के समर्थक थे पोकर बहादुर, B पोकर बहादुर उनका नाम था। निम्न में से कौन पृथक निर्वाचिका का विरोध था करने वाला था? तो जो बाकी सभी थे, RV धुलेकर, बेगम एजाज रसूल, गोविंद वल्लभ पंत, ये सभी अलग जो निर्वाचक जो प्रणाली थी उसका विरोध करने वाले थे। तो उसका उत्तर रहेगा ये सभी। उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। ये शब्द किसके थे? ये NG रंगा के शब्द थे। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 59, जयपाल सिंह ने किस समुदाय की बात को संविधान सभा में उठाया था? तो उन्होंने आदिवासी जो समुदाय था उसकी सभा की बात को उठाया था। हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं। ये किसके शब्द थे? NG रंगा के। हम सदा कष्ट उठाते हैं पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं, ये हैं J नागप्पा के शब्द। हमें हजारों सालों से दबाया जा रहा है, ये शब्द किसके थे? ये KG खांडेलकर के शब्द थे। और
पृथक निर्वाचिका की मांग मुसलमानों के लिए आत्मघाती सिद्ध होगी। ये शब्द किसने कहे? बेगम एजाज रसूल ने ये बातें कही थी कि अगर अलग निर्वाचिका की मांग करोगे तो ये मुसलमानों के लिए हानिकारक है। निम्न में से कौन शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में था? तो ये सभी जो जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर और बीके शर्मा, ये सभी इसके पक्षधर थे। निम्न में से कौन शक्तिशाली राज्यों के समर्थन में था? तो इसके अंदर जो के संतनम थे वो राज्यों को शक्ति देना चाहते थे। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? तो वो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो इनमें से अभी कोई भी भारत की राष्ट्रभाषा अभी नहीं है, नहीं बन पाई है। आर.वी. धुलेकर ने संविधान निर्माण में किस भाषा के प्रयोग पर बल दिया? तो आर.वी. धुलेकर ने हिंदी का प्रयोग के ऊपर बल दिया। संविधान सभा में किस विषय पर काफी हद तक आम सहमति बनी थी? वैश्विक मताधिकार के ऊपर और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। तो ए और बी इसका उत्तर रहेगा। संविधान सभा में किसने दमित जातियों के अधिकारों की मांग की? तो बी.आर. अंबेडकर ने जो है दमित जातियां थी, जो दलित जातियां थी, उनके अधिकारों की मांग की थी। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, ये शब्द किसके हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। जब भारत का संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? यानी कि जब संविधान बनाया गया था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान समय में इन अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? 51A भाग 4 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कौन से अनुच्छेद में हैं? वो हैं अनुच्छेद 36 से 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। संविधान सभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो 14 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 77 है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया? 1946 के अंदर। पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? 14 अगस्त 1947 को। भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया? 1935 में। 1946 में अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो वो 24 तीलियां हैं। और लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है? 3:2। कैबिनेट मिशन ने अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा कब की? वो की थी 16 मई 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई? दिल्ली के अंदर पहली बैठक हुई। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में थे। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 88, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होता। और संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में इसके चुनाव हुए। और भारतीय संविधान में कितनी धाराएं या अनुच्छेद हैं? तो वो धाराएं अनुच्छेद हैं 395। तो इस प्रकार हमने प्रयास किया आपके समक्ष उन सभी महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को रखने का इन 4 भागों में, एक भाग से लेकर 4 भागों के अंदर आपके जितने भी वार्षिक परीक्षा 2021 की होनी है, जितने भी पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन सभी के MCQ जो आपको 40 अंकों के आने हैं। मैं एक बार इसको दोहरा रहा हूं कि जो 40 अंकों के प्रश्न हैं, अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतर तैयारी करने में और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हो पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।